दिल्ली में मैली यमुना पर जारी घमासान के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तय घाटों पर ही छठ पूजा मनाने की मंजूरी दे दी। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में यमुना के किनारे छठ पूजा मनाने के बजाय कुछ तय घाटों पर ही पूजा की जा सकेगी। जाहिर है इस फैसले से पूजा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में झाग से भरी प्रदूषित यमुना की जैसी हालत है, उसे देखते हुए इस तरह के सख्त कदम उठाने की मजबूरी आई। छठ पूजा को लेकर घमासान जारी है। अब एनजीटी का हवाला देते हुए प्रशासन ने आदेश दिया है कि यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं हो सकेगा। एलजी से तय घाटों पर छठ पूजा की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसकी लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले एलजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भक्तों के लिए साफ घाट और पानी मुहैया कराने के निर्देश दिए, जिसके साथ ये हिदायत भी दी कि वो भ्रामक प्रचार और समय से पहले प्रचार से बचें। असल में एलजी ने केजरीवाल के 3 दिन पुराने ट्वीट पर निशाना साधा, जिसमें यमुना किनारे कहीं भी पूजा करने की बात कही गई थी। लेकिन तय घाटों पर छठ पूजा की इजाजत तो मिल गई, लेकिन एलजी ने एनजीटी के आदेशों का सख्ती से पालन कराने का हुक्म भी केजरीवाल सरकार को दे दिया, जिसमें यमुना को हर हाल में प्रदूषण से बचाने और इस पर कड़ाई से नजर रखने का फरमान है। और जब ऐसे फरमान आए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी जिलाधिकारियों को ये तय करने के निर्देश दिए कि कहीं भी कोई भी यमुना में प्रदूषण फैलाने वाली चीजें न डाले। लेकिन ताजा फरमान से यमुना की आज की दशा सुधरने से रही। बीते कई दिनों की तरह यमुना का बुरा हाल दिखा। हालांकि प्रदूषित यमुना की पोल खोलने वाले झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी केमिकल का छिड़काव करते दिखे। तो एक तरफ इस तरह की हलचल दिखी, तो दूसरी तरफ यमुना के प्रदूषण को नजरअंदाज कर भक्तों की आस्था की ताकत नजर आई। रोक के बावजूद यमुना के गंदे पानी में ही कई जगहों पर छठ पूजा की हलचल दिखी, जहां जगह जगह आस्थावान और व्रतधारी महिलाएं गंदे पानी में डुबकी लगाती, नहाती और पूजा करती दिखी। हालांकि उन्हें यह भी पता है कि ये पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन आस्था इस डर पर भारी पड़ी। मजबूरी तो नहाना ही पड़ता है, त्योहार है, नहाना ही पड़ता है, क्या करें। रोक के बावजूद कुछ महिलाएं पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारी करती दिखी। यही नहीं, कालिंदी कुंज घाट पर व्रतधारियों के साथ ही मवेशी भी नहाते नजर आए। एक तरफ नहाए खाए के साथ जहां छठ महापर्व की शुरुआत हुई, वहीं इसे लेकर तमाम दावों के बावजूद दिल्ली सरकार की तैयारियां अधूरी दिखी, जिसकी एक झलक आईटीओ के पास हाथी घाट पर नजर आई, जहां छठ व्रतधारी तो नहाने के लिए तय वक्त पर पहुंचे, लेकिन उनके लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वो कहीं नहीं थी। हालांकि तैयारियों का जायजा लेने केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत भी वहां पहुंचे, लेकिन कई सवालों के जवाब तो उनके पास भी नहीं थे। जो डीएम है एरिया के, उनको ये कॉल लेना है कि दोनों चीज़ों को, एनजीटी के ऑर्डर्स को माइंड में रखते हुए और जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको माइंड में रखते हुए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने भी दावा किया कि पूजा की तैयारियों में कोई कमी नहीं है और बीजेपी भ्रम फैलाने के लिए तरह तरह की अफवाहों का सहारा ले रही है। छठ पर छिड़े सियासी घमासान और एनजीटी की सख्ती के बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने 1100 घाटों की लिस्ट जारी की है, जिनमें 1078 कृत्रिम घाट और तालाब भी। इसके अलावा यमुना के 12 घाटों पर छठ पूजा होगी। हालांकि यमुना के किनारे 10 और घाटों को तैयार किया जा रहा था, लेकिन दलदल होने और ज्यादा गहराई होने की वजह से यहां काम को रोक दिया गया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को वो चिट्ठी भेज दी जिसका जिक्र उन्होंने 2 दिन पहले किया था। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी उन मांगों और सवालों को दोहराया जो 2 दिन पहले पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने विकसित भारत बनाने के लिए भारत की करेंसी पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की मांग की। केजरीवाल ने इस चिट्ठी को ट्विटर पर साझा किया और अपनी मांग को 130 करोड़ देशवासियों की भावना बताया। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर उन्हें जन सामान्य का समर्थन है। हालांकि बीजेपी ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि और अपीजमेंट वाली पार्टी बन चुका है। बीजेपी ने केजरीवाल पर हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लगाया। मियां अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि, जो सरकार की राशि है, जो जनता के पैसे हैं, वो वक्फ बोर्ड पर तो लुटाते हैं। बीजेपी ने दावा किया कि चुनावी फायदे के लिए केजरीवाल की बोली बदली है।
दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में एक महिला का बैग 3 लुटेरों ने सरेरार लूट लिया। इस वारदात में चोट लगने की वजह से महिला की मौत हो गई। ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि स्कूटर पर सवार 3 बदमाशों ने ई रिक्शा पर बैठी एक महिला का बैग छीनने की कोशिश की। महिला ने लूटपाट का विरोध किया तो लुटेरे उसका बैग खींचते हुए काफी दूर तक ले गए, जिसके बाद महिला सिर के बल सड़क पर गिर गई और बदमाश उसका बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला को नजदीकी अस्पताल लाया गया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से महिला ने दम तोड़ दिया। ट्रैफिक रुक गया तो एक स्कूटी पे 3 आदमी जा रहे थे, उन्होंने उसका वो बैग खींचने की कोशिश करी। महिला की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। महिला का नाम सुमित्रा मित्तल था और वो भाई दूज के मौके पर अपने भाई के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनके साथ ये वारदात हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से प्रशांत विहार इलाके के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। लोगों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने तीनों आरोपियों राजू, रोहन और राहुल को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल किए गए स्कूटर को भी बरामद कर लिया है। 3 बदमाश थे जो स्कूटी पर सवार थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वो इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। सभी बदमाशों का पिछला आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि सुमित्रा के घर पे मातम का माहौल है। सुमित्रा मित्तल की मौत का उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है, क्योंकि उनके पति और 2 बेटों की पहले ही मौत हो चुकी है। सुमित्रा मित्तल अपनी विधवा बहू और पोते के साथ रहती थीं, लेकिन उनकी मौत के बाद बहू और पोता ही बचे हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके से रोड रेस का मामला सामने आया है। अलीपुर में बाइक सवार से हुई बहस के बाद एक शख्स ने अपनी कार से कई लोगों को कुचल दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में छठ पूजा के चलते साफ सफाई का काम जारी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए हिंडन नदी के किनारे खास इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद में छठ पूजा के लिए 300 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं। छठ पूजा के लिए घर जाने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। रेलवे ने यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ऐसे में टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लग रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई। पटरी का एक हिस्सा टूटा होने के कारण ट्रेन डीरेल हो गई। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि ट्रेन की स्पीड काफी कम थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। आमने सामने की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष, 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। हादसा इतना भयानक था कि आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी एक आंख में जलती हुई एलईडी लाइट दिखाता हुआ नजर आया। कुछ समय पहले कैंसर की वजह से इस व्यक्ति की एक आंख खराब हो गई थी, जिसके बाद ब्रायन स्टैनली नाम के इस व्यक्ति ने अपनी खराब आंख की जगह आर्टिफिशियल आंख लगवा ली। इतना ही नहीं, ब्रायन ने इस नकली आंख में एलईडी लाइट भी फिट करवा ली, जो छूते ही ऑन हो जाती है। ब्रायन स्टैनली का कहना है कि आंख गंवाने के बाद उसका गम मनाने की जगह उन्होंने कुछ अलग करने के बारे में सोचा। इसके बाद उन्होंने कई तरह की आर्टिफिशियल आंखें बनाई, जिसमें उन्होंने तरह तरह के रंगों और डिजाइन का इस्तेमाल किया। कैलिफोर्निया में रहने वाले ब्रायन स्टैनली खुद को डिजाइनर आई मेकर बताते हैं और टाइटेनियम से बनी कई डिजाइनर आंखें तैयार कर चुके हैं। विमान बनाने वाली यूरोपियन कंपनी एयरबस टाटा के साथ मिलकर भारत में वायुसेना के लिए एयरक्राफ्ट बनाएगी। टाटा और एयरबस के बीच हुए समझौते के मुताबिक गुजरात के वडोदरा प्लांट में एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। वडोदरा के प्लांट में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 21,935 करोड़ रुपए है और इसके तहत एयरबस को कुल 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को देने हैं। इनमें 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से बनकर आएंगे, जिनकी डिलीवरी 2023 से 2025 के बीच की जाएगी और बाकी के 40 एयरक्राफ्ट टाटा एयरबस के वडोदरा प्लांट में ही बनाए जाएंगे, जिनकी डिलीवरी 2026 से 2031 के बीच की जाएगी। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 71 सैनिकों, 44 पैराट्रूपर्स और 24 स्ट्रेचर को ले जाने की क्षमता से लैस होंगे। और आगरा में एक अमेरिकी दंपत्ति ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई।
अपनी शादी की 30वीं सालगिरह के मौके पर एक अमेरिकी दंपत्ति ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ मंदिर में शादी की। इस मौके पर दोनों ने पहले एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर 7 फेरे भी लिए। यूपी के बुलंदशहर में प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ ने एक युवक की जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक एक दवा वापस करने को लेकर मेडिकल स्टाफ और युवक के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। सीएम योगी 8 और 10 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के शिमला में चुनाव प्रचार करेंगे। 12 नवंबर को हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उससे पहले सीएम योगी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के पलवल में आपसी रंजिश के चलते हथियार लैस बदमाशों ने एक युवक के घर पर हमला कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के सूरजकुंड में हुए चिंतन शिविर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राज्यों के गृह मंत्री को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों को एक दूसरे की अच्छाइयों से सीखने की सलाह दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने देश की बेहतरी के लिए सभी राज्यों से मिलजुल कर काम करने को संविधान की भावना और सबका दायित्व बताया। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करे। पीएम मोदी ने इस बैठक को संघवाद के अनुरूप बताया। देश की एकता, अखंडता और राज्यों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। देश की आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन के लिए हुए इस आयोजन में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में आजादी के अमृत काल का जिक्र किया और आने वाले 25 साल में देश में अमृत पीढ़ी के निर्माण का संकल्प दोहराया, जिसके लिए मोदी का पूरा जोर पंच प्रणों पर रहा। पीएम ने विकसित भारत के निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता के अलावा नागरिक कर्तव्य के संकल्प को पूरा करने के लिए सबके प्रयास की जरूरत बताई। ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री और ज्यादातर राज्यों के गृह मंत्रियों के अलावा गृह सचिव, डीजीपी, सीएपीएफ और सीपीओ के महानिदेशक भी शामिल हुए। आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म के मुद्दे पर सभी राज्यों से विचार करने को भी कहा। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक विचार है और वो इसे ना तो थोप रहे हैं और ना ही लागू करने को कह रहे हैं। आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो गई है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है। वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बनेगा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिनका इस्तेमाल भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने में किया जाना था। लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर बीएसएफ की टीम ने धावा बोला और आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से बरामद बैग में 3 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल और बड़ी मात्रा में गोलियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि हथियारों की ये खेप ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई थी, जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि ये हथियार किस संगठन को दिए जाने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से फोन पर बात की और उनको बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऋषि सुनक से बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ऋषि सुनक से बात करके काफी अच्छा लगा और उन्होंने सुनक को पीएम बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को
जल्द पूरा करने पर भी दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी है। पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने उनको धन्यवाद दिया। सुनक ने कहा कि दोनों देश मिलकर काम करेंगे। सुनक ने लिखा कि भारत और ब्रिटेन कई बातें साझा करते हैं और आने वाले समय में दोनों देश रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में बहुत कुछ करेंगे।